करना चाहिए वो ट्रेनिंग दी जाती है। अभी सिंह साहब ने बताया मॉक ड्रिल एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्कूल को सेफ बनाने का, और वो अगर स्कूल का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली हर क्वार्टर में एक बार मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की जाती है। अभी के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, आगे के प्रश्नोत्तर के लिए बाद में बताऊंगा। जी बिंदल साहब, अगर स्कूल्स में एसडीएमपी नहीं है, अगर नेशनल गाइडलाइंस जो प्रिस्क्राइब करती हैं, तो फिर उसका खामियाजा स्कूलों को किस तरह से भुगतना पड़ता है, किस तरह से उस पर एक तरह से निगरानी रखी जाती है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस में तरह तरह की चेकिंग होती है, ऑडिट होता है स्कूल का, जिसमें कि एक 8वां नंबर ऑडिट है आपदा का ऑडिट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादातर स्कूल इस आपदा की ट्रेनिंग में पीछे रहते हैं। जो नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम हुआ था एनडीएमए के तहत, उसमें जो 200 स्कूल 43 डिस्ट्रिक्ट्स में, 43 डिस्ट्रिक्ट में जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, उन स्कूलों में आप जाके देखिए इतनी अच्छी उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाई है। हर बच्चा जानता है कि उसको क्या करना है, हर बच्चा जानता है कि जब कुछ आएगा तो उसे कहाँ जाना है, कहाँ जाके खड़े होना है, किसको अपने साथ में लेके जाना है, और क्या क्या उसको सावधानियां बरतनी है। जिस स्कूल में ये चीजें नहीं होती है, एक्स्ट्रा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं बना होता है, तो बच्चों की सेफ्टी और टीचर्स एंड ट्रेनर्स की सेफ्टी पे बड़ा सवाल उठता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को सारे पेरेंट्स एक स्कूल में भेजते हैं, एक 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, जहाँ से वो सीख के आता है, और उसमें उनका ये विश्वास होता है कि स्कूल में वो सेफ रहेगा। वो विश्वास को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को बनाया जाए और उसको प्रैक्टिस किया जाए। उसमें हर टीचर, हर ट्रेनर, हर बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो। कई स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, जो स्कूल सक्रिय है। कहीं जो और ज्यादा सक्रिय है, उन्होंने बच्चों की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटियां बना रखी हैं, प्री नर्सरी और हर लेवल की, 4-5 लेवल की, ताकि बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए और वो भी सीखें, ताकि वो जब अपने मोहल्ले में, अपने फ्लैट में, अपने घरों में जाए, अपने गाँव में जाए, तो वहां पर भी उसको लागू करने की कोशिश करें। तो इसलिए स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का बहुत महत्व है, और ये बहुत जरूरी है कि हर स्कूल, ईच एंड एवरी स्कूल जो भी चल रहा है इंडिया में, उसमें ये लागू होना चाहिए। जी बिंदल साहब, हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी साहब भी जुड़ गए हैं, सचिव सीबीएसई हैं आप। त्रिपाठी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि तकरीबन कितना परसेंटेज होगा स्कूल्स का जिन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो 2016 में लागू की गई थी, उन्हें अपने यहाँ लागू किया है? बहुत धन्यवाद एक महत्वपूर्ण विषय को टच करने के लिए, क्योंकि आपके इसके माध्यम से हमारे सारे स्कूल्स एक बार फिर अवेयर होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि सीबीएसई के पास लगभग 23,000 स्कूल्स पूरे देश में हैं, और एनसीपीसीआर की गाइडलाइन, एनडीएमए की गाइडलाइन, नेशनल बिल्डिंग कोड की गाइडलाइन हमारे 100% स्कूलों को फॉलो करनी है। कोई एक्सक्यूज वहां नहीं है। सीबीएसई जो एफिलिएशन देता है, बिफोर एफिलिएशन हम एवरीथिंग चेक करते हैं, हम अपग्रेडेशन देते हैं, हम एक्सटेंशन देते हैं, फ्रेश एफिलिएट करते हैं। एवरी पेपर चेक किया जाता है कि स्कूलों के पास एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस, एनसीपीसीआर गाइडलाइन, नेशनल बिल्डिंग कोड, सारी सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। लाइव फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट उनके पास है कि नहीं, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट उनके पास है कि नहीं, वाटर सैनिटेशन, हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो सारी चीजें हम इंश्योर करते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट चेक करते हैं, उसके बाद ही हम अपग्रेड, एफिलिएट या स्कूलों को एक्सटेंड करते हैं। हमारे 100% स्कूलों में उस गाइडलाइन को फॉलो करना ही है। दूसरी चीज, हमारा जो एफिलिएशन बायलॉज है, जो 2018 में हमने उसको पूरा चेंज किया है, रिवाइज किया है, कस्टमाइज किया है, पब्लिक बच्चों की केयर के अकॉर्डिंग और बेटर बनाया है। वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी चूंकि लॉ एंड ऑर्डर देखती है, तो हमारा बायलॉज स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी को फुल पावर देता है हमारे स्कूलों का इंस्पेक्शन करने के लिए। स्कूलों को इंस्पेक्ट करेंगे, रूल्स को फॉलो कराएंगे। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो गाइडलाइंस है एनसीपीसीआर की या बाकी सारी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है, उनको सजेस्ट किया गया है कि वो सारी चीजें चेक करेंगे कि स्कूल उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं।
तो अगर हमारा कोई स्कूल स्टेट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, एनडीएमए की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, तो स्टेट अथॉरिटी का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और बाकी ऑफिसर्स एलिजिबल है, इंटाइटल्ड है चेक करने के लिए, क्योंकि स्टेट ही सबसे पहले रिकॉग्निशन और एनओसी देता है, तब हम एफिलिएट करते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा कि कोई भी स्कूल सीबीएसई के पास तब तक एफिलिएशन के लिए नहीं आ सकता जब तक कि स्कूल को स्टेट ने रिकॉग्नाइज ना कर दिया हो और एनओसी ना दे दिया हो। और स्कूल को रिकॉग्नाइज और एनओसी देने के पहले स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सारे सेफ्टी गाइडलाइन को चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हमको भेजते हैं कि ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हैं, एनओसी देते हैं, आप एफिलिएट करते हैं। मैं यही समराइज करूंगा कि 100% स्कूलों को इन गाइडलाइन को फॉलो करना है। और अगर कभी कंप्लेन मिलती है कि स्कूल इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कभी कभी आती है कंप्लेन, इमीडिएटली कंप्लेन पर हम एक्शन लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को रेफर करते हैं कि तत्काल इस पर कार्यवाही की जाए। ठीक, अब सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, साल भर में इन स्कूलों में कितनी मॉक ड्रिल्स गाइडलाइंस के तहत होनी चाहिए सीबीएसई के स्कूलों में? देखिए, जहां तक मॉक ड्रिल का सवाल है उसकी कोई गिनती नहीं होती है। मॉक ड्रिल ये तो आपके डेली करिकुलम में सम्मिलित होना चाहिए। एज पर द एनडीएमए गाइडलाइन 6 महीने में एक मॉक ड्रिल होनी ही चाहिए, जिसमें मॉक ड्रिल का मतलब है कि फुल फ्लैज मॉक ड्रिल हो, जिसमें ये एक अनाउंस किया जाए कि अभी अर्थक्वेक हुआ है या फायर लगी है, और उसमें सारे बच्चों को जो जैसे अनुराग जी ने बताया कि 23,000 सीबीएसई स्कूल्स में ये फॉलो हो रहा है, बड़ी खुशी होती है जान करके। और ये सब नतीजा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एनडीएमए की गाइडलाइन फॉलो हो रही है, और जो मॉक ड्रिल है वो साल में एक दो मॉक ड्रिल इस कंपल्सरी है। मॉक ड्रिल इसको करते हैं, ये और अच्छी बात है, उनके बच्चे और सेंसिटाइज होते हैं उस चीज को आपदा से निपटने के लिए। क्या सिंह साहब ये भी लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को करिकुलम में शामिल करने की भी आज की तारीख में बहुत जरूरत है? बहुत जरूरत है इसकी, और ये कई स्कूलों में कई स्टेट ने इसको अपने करिकुलम में शामिल कर भी लिया है। आप झारखंड में जाएंगे तो झारखंड में जो लाइटनिंग की समस्या है, करीब 21,000 स्कूलों में वहाँ जो है लाइटनिंग की जो आपदा है उसको हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि इस साल अगर आप लाइटनिंग के केसेस देखेंगे, जैसे टोटल 700 और 800 करीब डेथ हुई है, बिहार में करीब 600 डेथ हुई है। मेरे नॉलेज में है कि झारखंड के अंदर इस साल करीब 10 और 12 डेथ ही हो पाई है, क्योंकि ये कारण है इसका, क्योंकि उन्होंने लाइटनिंग जैसी आपदा को, बाढ़ जैसी आपदा को अपने स्कूल के करिकुलम में, सिलेबस में शामिल किया है। जब बच्चा तैयार होके आता है, जब वो जानता है आपदा के बारे में, वो घर जा करके अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताता है। जब पेरेंट्स एजुकेट होते हैं तो एक कम्युनिटी जो है, एक गांव की जो कम्युनिटी है, वो जो है उसको जानकारी मिलती है और वो जागरूक होता है। जब वो जागरूक होता है तो पूरी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो है उसमें जागरूकता आती है, और ये आपदाओं का सामना लड़ने के लिए और आपदा का सामना करने के लिए वो अपने को सक्षम पाते हैं उस चीज। जी बिंदल साहब, फायर सेफ्टी यानी आग से सुरक्षा को लेकर कैसे बचें, इसके बारे में एक जागरूकता आम नागरिक में है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम हॉल्स में जाते हैं, जब हम मॉल्स में जाते हैं, तो अनायास ही हमारी निगाह पड़ती है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो क्या रास्ते हैं, क्या उपाय किए गए हैं, क्या क्या इन उपायों पे क्या काम किया जा रहा है। लेकिन क्या स्कूल सेफ्टी भी आज उतनी ही जागरूकता लोगों में स्कूलों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों में है? आपको लगता है कि वो माहौल बन पाया अभी तक? देखिए, स्कूल सेफ्टी बहुत बड़ा कंपोनेंट है, फायर सेफ्टी बहुत बड़ा कंपोनेंट है स्कूल सेफ्टी का। और फायर सेफ्टी जितने आपने शुरू में एग्जांपल्स दिए थे, उसमें ज्यादातर जो डेथ्स आपने बताई सारी आगजनी के कारण हुई। तो एक आगजनी या फायर सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, फायर्स की बात करते हैं, वो एक स्कूल के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। वो हर प्रिंसिपल, हर टीचर और हर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने किया क्या उसके लिए। क्या उन्होंने वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, कहीं पर उन्होंने फायर सेफ्टी ड्रिल्स करवाई है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाया है,
लोगों को ट्रेनिंग दी है उस इक्विपमेंट को यूज करने की, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को, कोई ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया है क्या, उन्होंने आसपास जो फायर के टेंडर्स होते हैं जो उनसे कभी मॉक ड्रिल करवाई है, या उनको बुला के कभी अपने बच्चों की और टीचरों की ट्रेनिंग दिलवाई है कि आग होने पर क्या कार्रवाई करनी है, किस चीज का बचाव करना है। क्योंकि जब आग होती है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कालापन। जहाँ आग होती है वहां सब कुछ काला हो जाता है, उसमें आपको ना कुछ दिखाई देता है ना सुनता है। उस टाइम पे क्या करेगा वो बच्चा जो फंस गया है? काफी लोग तो भाग जाएंगे, काफी लोग एज पर ट्रेनिंग मॉक ड्रिल के हिसाब से बाहर निकल जाएंगे, पर क्वेश्चन होता है जो फंस गए हैं उनको हमने क्या ट्रेनिंग दी है कि कोई फंस जाए तो उसको क्या करना चाहिए। तो फायर सेफ्टी बहुत बड़ा है और वो उसमें ज्यादा काम भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक तो इंश्योर करना है कि एग्जिट आपके ब्लॉक ना हो। काफी जगह वो कोई एक नया सेक्शन खोलने के लिए या कुछ एक नया डिपार्टमेंट या नया कोई कुछ दिन के लिए टेम्परेरी कोई प्रोग्राम करना है तो उसके लिए जगह घेर दी जाती है, और वो जो जगह घेरते हैं वो एकदम एग्जिट रूट को घेर लेते हैं, ताकि जब अगर कुछ होगा तो जहां जो हमने ट्रेनिंग दी है वही फेल हो जाएगी, क्योंकि वहां से कोई निकल नहीं सकता। तो फायर सेफ्टी रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी मॉक ड्रिल की जाती है, वो बहुत जरूरी है, और स्कूल्स इसके बहुत सक्रिय है इस चीज को लेके। लेकिन कितना इसके अगेंस्ट वो फंड्स खर्चा करके उसको ठीक कर रही है, ये क्वेश्चनेबल बात है जिसको कि हम ऐसे मापदंड के साथ बता नहीं सकते, बट इसमें अभी बहुत चाहिए। जी बिंदल जी, हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का असर स्कूल सेफ्टी की जो गाइडलाइंस है, जो प्रोग्राम्स सीबीएसई के स्कूल्स में चलाए जा रहे हैं, उसका किस तरह का असर बच्चों पे देखा, और क्या कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने पिछले कुछ दिनों में आया, पिछले कुछ समय में, कि इन मॉक ड्रिल्स का, इन ट्रेनिंग, इन प्रोग्राम्स का कुछ असर जो दिखाई दिया हो हमें? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चूंकि सेफ्टी गाइडलाइंस कंपलसरी हैं और स्कूलों को उनको पालन ही करना है, इसलिए सीबीएसई के पास एफिलिएशन एक्सटेंशन आने के पहले हमारे 100% स्कूल इंश्योर करते हैं कि उनके पास कंसर्न अथॉरिटी का प्रॉपर लाइसेंस या वैलिड सर्टिफिकेट हो, क्योंकि बिना उसके ना हम एफिलिएशन देते ना एक्सटेंशन देते। बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमारे दूसरे सदस्य ने कही है कि पॉलिसीज अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जरूरी है क्या उनका पालन हो रहा है कि नहीं, और उनको पालन कराने के लिए अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ट्रेंड लोग हैं कि नहीं, ड्रिल हो रही कि नहीं, ट्रेनिंग हो रही। मैं ये कहना चाहूंगा कि समय समय पर हमारे स्कूलों में इस तरह की ड्रिल और ट्रेनिंग होती रहती है, और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी उनको टाइम टू टाइम चेक करती हैं, ट्रेंड भी करती रहती है। देखिए, बच्चे जो हैं एक तरह से एम्बेसडर की तरह होते हैं। बचपन एक तरह से वो समय होता है कि जैसी आदतें डालेंगे, जैसा सिखाएंगे, जैसा दिखाएंगे, वैसा ही आगे बनकर चलकर उनके व्यक्तित्व में पहुंचेगा। तो बचपन चूंकि स्कूलों में गुजरता है ज्यादातर समय, स्कूल में ये गाइडलाइंस सेफ्टी को लेकर, और सेफ्टी सिर्फ बिल्डिंग सेफ्टी और फायर सेफ्टी नहीं, सेफ्टी साइबर सेफ्टी भी है, सेफ्टी बेसिकली बच्चों के प्रोटेक्शन राइट्स को लेकर के भी है, सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर के भी बच्चों के तमाम तरीकों तक ये सेफ्टी जाती है बच्चों। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर बड़ी डिटेल गाइडलाइंस सरकारी विभागों ने दी है, और हम लोग उनको पालन कराने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे जितने स्कूल हैं उनको ये गाइडलाइन कंपलसरी और उसका ये पालन करते हैं। लेकिन कभी कभी बीच बीच में सुनने में आता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से, प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारण से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे बचा जा सकता है। जैसा साउथ में किसी विद्यालय में आग लग गई थी, उसके बाद डिटेल गाइडलाइन हमारी आई, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरवीन किया। सब टाइम स्कूलों में ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कुछ ऐसे स्कूल रहे जहां सेफ्टी गाइडलाइन का प्रॉपर पालन नहीं हुआ और किसी बच्चे के साथ कोई घटना हो गई। तो जब इस तरह की चीजें होती है, बहुत कड़क एक्शन लिया जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी लिया जाता है और हमारे लिए भी लिया जाता है। और हमने ऐसे मुद्दों में स्कूलों को डिसएफिलिएट भी किया है, बंद भी कराया है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सजा भी हुई है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, जरूरत इसी बात की है कि अगर कोई स्कूल इन गाइडलाइंस की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए,
क्योंकि एक लंबे समय से इस तरह के गाइडलाइंस की कमी जरूर खलती थी स्कूलों में, क्योंकि आमतौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदाओं से निपटने के लिए कई तरह की मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग और समाज में जागरूकता लगातार के कई कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, लेकिन स्कूल इससे अछूते रहे थे कम से कम आज से कह सकते हैं 8 से 10 साल पहले तक। सिंह साहब, क्या आपको लगता है, संतुष्ट हैं आप जिस तरह से स्कूलों में काम हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हुए, उन गाइडलाइंस का जो पालन किया जा रहा है, या उसमें कहीं कुछ कमी आपको दिखती है, उस पर और सख्ती की भी जरूरत है, राज्य प्रशासन की भी और तमाम उन संस्थानों की जो स्कूल की निगरानी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक शक्ति का संबंध है, मैं नहीं मानता हूँ कि शक्ति की जरूरत है, क्योंकि हर राज्य अपने जिम्मेदारी को समझता है और हर जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है कि हमें क्या करना है। जब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वो बनाता है तो उसमें स्कूल सेफ्टी का जिक्र भी बहुत अनिवार्य रंग से वो उसमें करता है। लेकिन जैसे 350 जिले हमारे आपदा ग्रसित जिले हैं और करीब 750 जिले में से 400 जिले ऐसे हैं जहां आपदा नाम मात्र के लिए हैं। कम से कम मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि जो 400 जिले हैं जहां आपदा नहीं आ रही है और नाम मात्र की आपदा है, वहां 400 जिले अपने हर स्कूल के अंदर, क्योंकि वो दूसरी आपदाओं से ग्रसित नहीं है, कम से कम वो ये सुनिश्चित करें कि अपने यहाँ के जितने स्कूल इन 400 जिलों में हैं वो वहाँ पर इन गाइडलाइन को टोटो में फॉलो करें, ताकि भविष्य में कोई भी घटना हमारे इन स्कूलों में ना हो। सिंह साहब, बस बहुत कम समय है। त्रिपाठी जी, बहुत संक्षेप में अंतिम सवाल, क्या इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फंड होता है स्कूल्स को? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि फायर सेफ्टी को लेकर के, बिल्डिंग सेफ्टी को लेकर के, साइबर सेफ्टी को लेकर के, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन को लेकर के और डिफरेंट कमेटीज को लेकर के फंड में कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें अगर करोड़ रुपए लगते हैं तो करोड़ रुपए भी स्कूल को खर्च करना ही है, क्योंकि वो गाइडलाइंस कंपलसरी है। बिना उसके स्कूल एफिलिएट ही नहीं होगा। तो चाहे जितना पैसा लगता हो इन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कराने में, सिस्टम को इंस्टॉल करने में, उसमें कोई कमी नहीं आती और स्कूल उसको पूरा करते ही। और ये सारा डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस के तहत है? बिल्कुल 100% डिजास्टर गाइडलाइन को फॉलो करना ही, और हमारे एफिलिएशन बायलॉज में कंपलसरी एक्टिविटी है। और अगर वो नहीं पालन करते तो स्टेट गवर्नमेंट अथराइज जांच करके अपने रिकॉग्निशन को विड्रॉ करने के लिए, और हम स्कूल उसके बाद कार्रवाई करते हुए डिसएफिलिएट करते। ठीक, त्रिपाठी साहब, आज का ये कार्यक्रम जिसमें आप तीनों ही मेहमानों ने बेहद एक तरह से ऐसी जानकारियां दी हैं जो अभिभावकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी जाननी, यानी कि राज्य सरकारें अपना काम जरूर करेंगी, प्रशासन अपना काम करेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट अपना काम कर रही है, सीबीएसई कर रही है, लेकिन स्कूल भेजने वाले बच्चों के माता पिताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि वो एक तरह से एक चेक रखें स्कूल पर कि वो कितने डिजास्टर मैनेजमेंट के मॉक ड्रिल्स करा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से एक फंड भी होता है उनके पास। इन गाइडलाइंस का उनको पालन करना है, नहीं तो उनके स्कूल का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान भी रहते हैं अगर वो इनका पालन नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, सिंह साहब आपका, बिनल साहब आपका और त्रिपाठी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपदा का सामना कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।